बट ये वॉर चालू होता है, यूरोप सैंक्शन कर देता है रशियन ऑयल एंड गैस को, एंड अमेरिका फोड़ देता है इनकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जिससे गैस आती थी टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो भाई रशिया के पास तो इतना सरप्लस सप्लाई था ऑफ ऑयल एंड गैस, तो फिर उनको कोई और बायर्स तो ढूंढने थे अपने प्रोडक्ट के लिए। एंटर करता है चाइना। अब आप ये ग्राफ देखो, रशिया और चाइना का कितना ट्रेड होता था 2022 से पहले, बट जैसे ही ये रशिया यूक्रेन वॉर चालू होता है इनका ट्रेड स्काई रॉकेट कर जाता है। रशिया सप्लाई करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल एंड गैस टू चाइना, तो चाइना को भी मिलने लगती है चीप एनर्जी, एंड इन टर्न चाइना रशिया को क्या प्रोवाइड करता है? अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वैसे तो हमने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। ट्रंप भी री इलेक्ट होने से पहले जब अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ रहा था तब उसने ये एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रखा था। उसने क्रिटिसाइज किया था बाइडेन गवर्नमेंट को कि भाई इनकी पॉलिसीज के वजह से रशिया एंड चाइना हैव कम टुगेदर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रंप गए थे शी जिनपिंग को विजिट करने चाइना। क्या अचीव करना चाहते थे वो? एंड ये भी बता दें ये ट्रिप पहले से ही प्लान थी, दो और चीजें पहले से प्लान थी, तो आप फिर कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स अपने आप। वेनेजुएला पहले से प्लान था, ईरान वॉर पहले से प्लान था। ट्रम्प क्या सोच रहा था कि भाई रेजिम चेंज करवा देंगे वेनेजुएला में, ईरान में। देखो ईरान में तो बिल्कुल नहीं हुआ, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, चेकआउट कर लेना। वेनेजुएला में भी क्या एग्जैक्टली रेजिम चेंज हुआ, ये तो एकदम ग्रे एरिया है कि एग्जैक्टली वहां पे जो नई प्रेसिडेंट है वो पूरे अमेरिका की बात मान रही है या नहीं मान रही। तो भाई ट्रम्प को लगा होगा एनी हाउ प्लानिंग तो ये होगी कि रेजिम चेंज करा देंगे वेनेजुएला ईरान में, चाइना में जाएंगे विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेनेजुएला एंड ईरान। ये दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चाइना जाएंगे और बोलेंगे चेक मेट। हुआ इसका एग्जैक्टली उल्टा। वो वहां पे गए अपने बिलियनियर की फौज के साथ, एंड क्या अचीव किया उन्होंने, वैसे इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, चेकआउट कर लेना। उसी के कुछ दिन बाद, हफ्ते के अंदर अंदर ही व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं चाइना, एंड दे आर टेकिंग यूएसए हेड ऑन। वो ओपनली आके अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं हम इकट्ठे हैं, एंड अमेरिका जो आप कर रहे हो पूरी दुनिया के साथ ये नहीं चलेगा। एंड देखो आपको यहाँ पे ये भी बता दें, जो चाइनीज हैं एंड रशियंस हैं ना, ये लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियंस हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियंस की तरह नहीं, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो नहीं कि आज टाको कर गए कल फिर मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को कुछ और चीज़ें बोल दी। ये सोफिस्टिकेटेड हैं, कल्चर्ड पॉलिटिशियंस हैं। ये जो बोलते हैं दे मीन इट, एंड ये जो भी चीज़ें बोलते हैं आपको सीरियसली उसको लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्होंने जाके अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में जॉइंट कॉन्डेमनेशन की एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी को इररिस्पॉन्सिबल बताया। ये बताया कि अमेरिका पूरे दुनिया को एक जंगल राज में ले जाना चाहता है। ये भी बताया कि भाई कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं एंड दुनिया की किसी की भी सॉवरेनिटी को मान ही नहीं रहे। ये नहीं चलेगा, कॉलोनियलिज्म नहीं चलेगा। उन्होंने ओपनली आके अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये जो ईरान वॉर चालू हुआ है वो इन्हीं के बदौलत है, एंड किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग मानने को ही नहीं तैयार। एंड बाय द वे मैं सारी चीजें पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ आपको, ये स्टेटमेंट्स तो शायद इंग्लिश में इशू भी नहीं हुई थी। उन्होंने गाजा की भी बात करी कि भाई वहाँ पे एक सस्टेनेबल ट्रूस होना चाहिए। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प का वहाँ पे गाजा का प्लान है ना, ये नहीं चलेगा अगर आप इसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ो तो। उन्होंने गोल्डन डोम को भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। जैसे कि एक ट्रीटी थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो ये बताती थी कि दोनों साइड्स को, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन को, अपने जो डिफेंसिव सिस्टम है उनको लिमिट करना पड़ेगा। रीजनिंग ये थी कि अगर डिफेंसिव सिस्टम लिमिटेड रहेंगे तो ऑफेंसिव सिस्टम भी लिमिटेड रहेंगे। एंड जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी वो थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो एक्सपायर हो चुकी है, जो बेसिकली बताती थी कि दोनों देशों को अपने न्यूक्लियर आर्म्स रिड्यूस करने। साथ में उन्होंने आके ये भी बोला कि हमारी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है एंड हम इकट्ठे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो बेसिकली आके आई वुडंट से चुनौती दे रहे हैं, बट ये आके क्लियरली बता रहे हैं हम इकट्ठे हैं। साथ में रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात हुई। चाइना तो इस वॉर में न्यूट्रल ही रहा है, बट उन्होंने ये क्लियरली बताया कि जो रूट कॉज है यूक्रेन क्राइसिस का, विच इज बेसिकली नेटो एक्सपेंशन, उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। अब देखो अमेरिका जितनी भी चीजें कर रहा है ना, उससे रशिया और चाइना और पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान वॉर छेड़ दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, मिडिल ईस्ट से जितना ऑयल निकलता था वो अब निकलना बंद हो गया। तो फिर चाइना किसके पास जाएगा? सबसे रिलायबल, सबसे क्लोजेस्ट, सबसे चीप सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस क्या है उसके लिए? रशिया है। एंड इनफैक्ट अगर हम 2026 की ही बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के ही अंदर जो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं टू चाइना, दैट ग्रू बाय 35%। एंड आज के डेट में रशिया है द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस टू चाइना।
जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूरोप होता था। एंड यूएस ने आके वो रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड यूरोप सैबोटाज कर दिया एंड अपनी महंगी एलएनजी बेच रहा है आज के डेट में यूरोप। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स हैं। बीबीसी बता रहा है कि जो पावर ऑफ सर्बिया 2 पाइपलाइन है, जो बेसिकली एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है एक्सटेंडिंग फ्रॉम रशिया टू चाइना, उस पर अग्रीमेंट हो चुका है। बाय द वे पाइपलाइन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। एंड बाकी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पाइपलाइन की खास बात ये होती है कि खास तौर पे नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का ये बहुत ही सस्ता तरीका होता है एंड बहुत ही रिलायबल तरीका होता है। एंड ये जो पर्टिकुलर पाइपलाइन की बात हो रही है, दिस विल कैरी 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस अ ईयर टू चाइना, जो है चाइना के एक साल के कंजम्पशन का 12%। सो दिस इज अ बिग डील। साथ ही इन दोनों देशों ने 40 इंटर गवर्नमेंटल एंड कॉर्पोरेट अग्रीमेंट साइन किए हैं एंड इतने सारे सेक्टर्स हैं इसमें, चाहे एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो, न्यूक्लियर, एजुकेशन, साइंस, एआई, मीडिया, सब कुछ। तो बेसिकली ये दोनों ना आपस में सॉर्ट ऑफ भाई भाई बन गए। एंड देखो, ये आपको बताता है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी करी जाती है। आप पहले ही सारी चीजें अग्री कर लेते हो, नॉट के जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि दोनों हेड्स ऑफ स्टेट मिल रहे हैं आपस में नेगोशिएशन करने के लिए। नेगोशिएशंस पहले हो गई होती हैं, जो एक आध छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप में भी बाद के लिए छोड़ सकते हो, नॉट के एकदम चले गए एंड भाई डराने धमकाने लगे। एंड इनफैक्ट जैसे कि हमने आपको बताया, एंड ये सिर्फ हमारा अकेले का थॉट नहीं है, स्कॉट रिटर जैसे एक्सपर्ट्स भी ये ओपिनियन रखते हैं कि भाई ट्रंप का तो यही था कि भाई मैं जाके चाइना में ना डराऊंगा धमकाऊंगा एंड अपनी डील्स जो मुझे चाहिए वो अचीव करूंगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है जो इन दो देशों ने किया है वो ये है कि इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे दो नेबर्स आपस में, दो पड़ोसी अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे से एक ओवरऑल सिक्योरिटी अग्रीमेंट रख सकते हैं। एंड इसी का सबसे बड़ा रिजल्टेंट है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट इसके फाउंडर्स ही चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान थे। इसको अटेंड करते हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, जो आज के डेट में हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इस मीटिंग में वो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भाई अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, एक सुपर पावर नहीं है, दुनिया मल्टीपोलर है। आसपास में आपके रीजन में जितने भी लोग हैं, आप उनके साथ आपको कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ अच्छे से रह सकते हो, ठीक है, ताकि सबकी सिक्योरिटी गारंटीड हो। आप उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हो ताकि सब प्रॉस्पर करें, नॉट के आपका नुकसान होगा तो मेरा फायदा होगा। सबका फायदा हो सकता है, ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स आप कर सकते हो आपस में। एंड ऐसा लगता है कि हमारे रीजन में सारी कंट्रीज इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि इंडिया अपने आप को इस चीज़ से एक्सक्लूड कर रहा है।